नमस्कार दोस्तों, हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे थे। हमने पिछले वीडियो में देखा जो कि लेक्चर नंबर 1 है, उसमें हम लोगों ने देखा था किस तरह से जो है भारत की खोज या फिर किस तरह से जो है यूरोप से लोग भारत आना स्टार्ट किए। हमने देखा जब कस्तुनतुनिया 1453 ईस्वी में जब तुर्की के हाथ में जब चला गया, तो जो यूरोप और एशिया के बीच में, यूरोप और भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया के बीच में जो व्यापार था, उसे तुर्की ने उस पर रोक लगा दिया। तो जो पश्चिम यूरोपीय देश थे जैसे पुर्तगाल, स्पेन, ये सब थे, इन लोगों ने, और चूंकि बहुत सारे यूरोपियन शहर भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया से के व्यापार पर ही निर्भर करते थे, और जो फल फूल रहे थे, जो उनके अच्छे कंडीशंस थे, इसी व्यापार की वजह से था। तो व्यापारियों ने भी, जो यूरोप के व्यापारी थे, वो भी नए रूट के खोज के लिए, यानी दक्षिण पूर्वी एशिया और भारत तक आने के लिए एक नए भौगोलिक खोज, एक नया सामुद्रिक रास्ता ढूंढने के लिए व्यापारियों ने भी बढ़ चढ़कर आर्थिक मदद की, पैसे से मदद की। और आप देखेंगे जो पुर्तगाल के राजा उस समय थे, राजा जॉन II, उन्होंने भी चारों दिशाओं में जो है ना नौकाएं दौड़ा रहे थे। और सबसे बड़ी बात है, देखिए पुर्तगाल में जहाजरानी यानी जहाज के निर्माण का तकनीक विकास कर चुका था। कुतुबनुमा और दूसरे दिशा सूचक यंत्र वो भी डेवलप किए जा रहे थे, अच्छे से अच्छे किस्म के बनाए जा रहे थे, ताकि जो है लोग आसानी से नेविगेट कर सकें। तो राजा जॉन II, जब आप देखिएगा, वो समुद्री मार्ग खोजने के अभियान शुरू किए। और उस समय जो पुर्तगाल के राजकुमार थे, हेनरी, जिन्हें लोग हेनरी द नेविगेटर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वो बहुत बहादुर और नाविक था, और साथ ही साथ जो है नौका विज्ञान के क्षेत्र में, नौका परिवहन के क्षेत्र में बहुत सारा काम कर रहे थे। उन्होंने नौका वाहन से संबंधित विद्यालय यानी स्कूल भी स्थापित किए। वहां से बहुत अच्छे अच्छे और बहादुर नाविक पैदा हो रहे थे, बन रहे थे, जो कि यूरोप से, पुर्तगाल से विभिन्न दिशाओं में भौगोलिक खोज के लिए निकल रहे थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रिंस हेनरी नेविगेटर, ये याद रखिएगा। प्रिंस हेनरी द नेविगेटर जो पुर्तगाली राजकुमार थे, जिसने प्रारंभिक अन्वेषणों को प्रोत्साहित किया और नौवहन स्कूल की स्थापना की। तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लोगों को प्रोत्साहित किया और बोला कि जाओ अलग अलग दिशा में अफ्रीका का खोज करो, भारत, मतलब कि उस समय भौगोलिक अनभिज्ञता ज्यादा थी, लोगों को नहीं पता था अमेरिका किधर है, भारत किधर है, दक्षिण पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड किधर है। तो पुर्तगाल और स्पेन, यहाँ के जो लोग थे, वो सबसे पहले आगे आए, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए, और जो भौगोलिक खोजों का युग कह लीजिए, भौगोलिक खोजों का युग का प्रारंभ जो किया वो पुर्तगाल है। पायनियर जो है पुर्तगाल है, पुर्तगालियों ने ही सबसे पहले जो है, और स्पेन जो है, इन लोगों ने मिलकर सबसे पहले स्टार्ट किया था भौगोलिक खोजों का युग। तो जब आप देखेंगे, अब हमने आपसे पिछले वीडियो में बोला था कि यूरोप में जो है रिनेसा क्रांति, रिवॉल्यूशन, रिनेसा रिवॉल्यूशन और पुनर्जागरण जो था, उसके पहले चर्च का बड़ा बोलबाला था। चर्च जो चाहता था वही होता था। तो आप देखेंगे पॉप निकोलस V, ठीक है, पॉप निकोलस V, इन्होंने 1454 ईस्वी में जो है पुर्तगाल को
आज्ञा पत्र दिया और बोला कि तुम जाओ भारत के पूर्वी तट तक अन्वेषण कर सकते हो, इसका आज्ञा पत्र मिला। यानी बिना चर्च के लोग भौगोलिक खोज पे भी नहीं निकल सकते थे, वो दूसरे देश के साथ व्यापार करने के लिए भी नहीं निकल सकते थे। इस तरह का वहां पे चर्च हावी था। ठीक है, तो आप देखेंगे चर्च के द्वारा, पॉप निकोलस V के द्वारा और फिर पॉप अलेक्जेंडर VI, ठीक है, पॉप अलेक्जेंडर VI जो है उसके द्वारा एक आज्ञा पत्र दिया गया और इस आज्ञा पत्र के द्वारा पुर्तगाल को ये राइट दिया गया कि आप जो है भारत और पूर्वी एशिया के साथ में जो है जाइए और वहां तक आप व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, तो आज्ञा पत्र मिलने के बाद में ही जो है लोग स्टार्ट करते थे। स्पेन को भी मिला, पश्चिमी पूर्वी के लिए मिला पुर्तगाल को और पश्चिमी के लिए मिला स्पेन को। ठीक है, तो आप देखेंगे इस तरह से जो है ना भौगोलिक युग, भौगोलिक खोज का युग प्रारंभ हो गया। अब भारत का रास्ता ढूंढना था, सामुद्रिक रास्ता जो है वो ढूंढना था, तो बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे थे। उसी में से एक नाविक जो थे जिनका नाम था बार्थोलोम्यू डियाज। क्या नाम था? बार्थोलोम्यू डियाज। ये जो है स्टार्ट किए भारत की ओर आना, लेकिन वो जो है अफ्रीका के पश्चिमी तट से होते हुए गुड्स ऑफ केप ऑफ गुड होप यानी उत्माशा अंतरीप, उत्माशा अंतरीप वहां तक आए और पहले यूरोपियन थे जो अफ्रीका के दक्षिणी नोक तक पहुंचे और उसको जो है उन्होंने केप ऑफ गुड होप और उसे तूफानी अंतरीप का नाम दिया। बार्थोलोम्यू डियाज जो नाविक थे वो जब खोज किए दक्षिणी पॉइंट का अफ्रीका का, तो उसका नाम उन्होंने दिया था तूफानी अंतरीप। ठीक है, इसका ही नाम है उत्माशा अंतरीप और नया नाम उसका हो गया आशा अंतरीप। उत्माशा अंतरीप और आशा अंतरीप। तो इसका खोज जो आप जब देखेंगे तो इसका खोज किसने किया था? बार्थोलोम्यू डियाज ने। कब किए थे? कहीं 1487 देखिएगा, 1488 देखिएगा। ठीक है, तो आशा का अंतरीप तक पहुंचने वाला पहला यूरोपियन बना। अब जब ये खोज हो रहा था तो चर्च के दिमाग में रहा होगा एक बात, या फिर जो पुर्तगाल और स्पेन ये दोनों ही आगे बढ़ रहे थे, तो इन दोनों में आपस में तनातनी नहीं हो जाए, आपस में झगड़ा नहीं हो जाए, इसके लिए एक संधि हुआ जिसका नाम है टॉर्डेसिलस की संधि। कौन सा संधि है? टॉर्डेसिलस की संधि। टॉर्डेसिलस की संधि। ठीक है, तो टॉर्डेसिलस की संधि क्या था? अब जो है आप देखेंगे यहां पुर्तगाल से, स्पेन से लोग जो है निकल गए खोज के लिए, भौगोलिक खोज के लिए, सामुद्रिक रास्ता पता करने के लिए, अन्य देश पता करने के लिए जहां से वो लोग व्यापार कर पाए। तो एक बात दिमाग में रहा होगा कि आपसी टकराहट नहीं हो, इससे रोकने के लिए एक संधि किया गया जिसका नाम दिया गया टॉर्डेसिलस की संधि। और टॉर्डेसिलस की संधि क्या था? आप ये अटलांटिक ओशियन जो था ना, अटलांटिक ओशियन में एक काल्पनिक रेखा खींचा गया। ठीक है, काल्पनिक रेखा खींचा गया और कहा गया कि इस रेखा यानी जो अटलांटिक ओशियन है उसके पश्चिमी साइड में, ठीक है, पश्चिम साइड में यानी अमेरिका, ब्राजील इस साइड में कौन करेगा व्यापार या अन्वेषण या खोज? वो करेगा स्पेन, यानी पश्चिमी साइड में स्पेन जाएगा और पूर्वी साइड में कौन आएगा? पुर्तगाल आएगा। यानी भारत, एशिया, इनके साथ में कौन व्यापार कर पाएगा, कौन इधर आ पाएगा? तो पुर्तगाल आ पाएगा। बड़ा एकदम क्लियर कट डिमार्केशन था, इसलिए स्पेन जो है पश्चिम साइड में लग गया। और आप देखेंगे भी 1492 में जो है संत कोलंबस यानी
कोलंबस ने भारत के लिए निकले थे लेकिन अमेरिका का खोज किए थे, ठीक है। तो स्पेन के थे वो, ठीक है। एक्चुअली वो थे इतालवी, इटली के थे, लेकिन स्पेन ने सारा खर्च वगैरह उस पर वहन किया था, इसलिए बहुत जगह स्पेनिश लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन ओरिजिनली वो इटली के थे, इतालवी थे कोलंबस, और वो पहुंच गए थे यूएसए। तो टॉर्डेसिलस की संधि ये एकदम क्लियर कट डिवाइड कर दिया भाई, पूरब साइड में कौन व्यापार करेगा तो पुर्तगाल करेगा, पश्चिम साइड में कौन करेगा तो स्पेन करेगा। इसलिए आप देखिएगा स्पेन जो है वो भारत कहां बहुत लेट स्पेनिश आया ही नहीं, ठीक है। तो चूंकि वो तो पश्चिम साइड में लगा हुआ था, यूएसए ब्राजील इधर लगा हुआ था, है ना। अब जब बार्थोलोम्यू डियाज ने दक्षिण पॉइंट तक जो है जब खोज कर लिया रास्ता, सामुद्रिक रास्ता, तो उसी रास्ते को फॉलो करते हुए एक दूसरे नाविक जो थे जिनका नाम था वास्को डी गामा। क्या नाम था? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ने उसी रूट से आते हुए अफ्रीका होते हुए जो है भारत के खोज के लिए निकले, भारत का जो सामुद्रिक रास्ता उसके खोज के लिए निकले वो। तो आप क्या देखेंगे, वहां तक तो आया और उसके बाद मोजाम्बिक पहुंचा। कहां पहुंचा? मोजाम्बिक। और मोजाम्बिक में जो है, चूंकि मोजाम्बिक जो है वो पूर्वी तट पे था, अफ्रीका के पूर्वी तट पे, और भारत से और ये दक्षिण पूर्वी एशिया कंट्री से जब देखेगा तो इनका फ्रीक्वेंट व्यापार होते रहता था समुद्रिक मार्ग से, यानी लोगों को वहां से पता था कैसे भारत पहुंचना है, मोजाम्बिक से कैसे दक्षिण पूर्वी एशिया की तरफ जाना है। तो जब मोजाम्बिक में आपके ये रुके वास्को डी गामा, तो वहां से जो है एक गुजराती नाविक जो पथ प्रदर्शक बना, अब्दुल मजीद, उनको अपने जहाज पे बैठा लिए और बताया बताओ एक दिखाओ रास्ता, भाई यहां से मोजाम्बिक से हम लोग कैसे पहुंचेंगे भारत तक। तो अच्छा, कहीं कहीं अब्दुल मजीद के बारे में लिखा हुआ रहेगा कि वो अरब व्यापारी था। तो देखिए, अरब उस समय एशिया के व्यापार को कंट्रोल करता था। अरब का समुद्र पे भी वो समुद्रिक रास्ता से भी व्यापार करता था, यानी सामान जो है दक्षिण पूर्वी एशिया से लेकर भारत से लेकर वो पहुंचाता था। पूर्वी तट अफ्रीका पे भी जाता होगा, वो यूरोप में भी इटली को सप्लाई करता था और इटली से फिर अंदर यूरोप में जाता था। तो इस तरह से आप क्या देखिएगा, अरब तो था ही पहले से, और गुजरात के लोग भी जो है, जिस समय उस समय मुस्लिम शासक हुआ करते थे गुजरात में, और तो वहां के बहुत सारे व्यापारी जो है वो भी व्यापार किया करते थे, क्या करते होंगे पूर्वी अफ्रीका के तट पे बसे देशों के साथ में। तो मोजाम्बिक जो है वहां से जो है अब्दुल मजीद को बैठाया और बोला भाई दिखाओ भारत का रास्ता। तो अब्दुल मजीद के निर्देशन में जो है आप कह लीजिए वास्को डी गामा जो है वहां से होता हुआ भारत पहुंचा। और भारत में कहां पे पहुंचा? कालीकट। कालीकट कहां है? केरला में है, ठीक है। तो कालीकट, जिसे आज अभी कोझिकोड कहते हैं, नया जो है अभी कोझिकोड के नाम से जानते हैं कालीकट को। तो कालीकट जो है वो एक नेचुरल अच्छा बंदरगाह, वहां पे था कप्पक डाबू। क्या नाम था? कप्पक डाबू। कप्पक डाबू, ठीक है। तो आप देख सकते हैं वास्को ड गामा 1497 में जो है ना स्टार्ट किया था, है ना। तो वास्को डी गामा जो था वो कप्पक डाबू यानी कालीकट में जो बंदरगाह का नाम था, जिस जगह पे उसने अपना बेड़ा खड़ा किया, अपने जहाज को खड़े किए, उस जगह का नाम था कप्पक डाबू। याद रखिएगा। मान लिया आजकल कालीकट तो फटाक से सब आंसर कर देता है, ठीक है। तो कप्पक डाबू, मान लिया पूछेगा कालीकट में कहां पे, या कालीकट ऑप्शन में नहीं रहेगा, कप्पक डाबू रहेगा।
तो आंसर क्या हो जाएगा, कहां पे सबसे पहले पहुंचे थे वास्को डी गामा? तो कप्पक डाबू। कप्पक डाबू कहां है? तो कालीकट में है। कालीकट कहां है? तो केरला में है। ठीक है, तो सबसे पहले कप्पक डाबू में वो पहुंचे। ठीक है, और उसके बाद जब आप देखिएगा, देखिए मोजाम्बिक, पूर्वी अफ्रीका के मोजाम्बिक शहर वास्को डी गामा ने अरब नाविक, अब ये जो अरब नाविक जो है ना, अरब जो है इसे गुजराती नाविक के भी नाम से जाना जाता है। इसको जो देख रहे हैं गुजराती भी कहता है कि गुजराती नाविक था। ठीक है, तो इसकी सहायता ली। ठीक है, मोजाम्बिक से लेकर गया था। तो अब पहुंच गया वास्को डी गामा, कहां पहुंच गया? भारत के कालीकट, अभी कोझिकोड कहते हैं, बंदरगाह पर पहुंचकर यूरोप से भारत के लिए सीधे समुद्री मार्ग की खोज पूरी की। तो आप इस तरह से क्या देखिएगा कि जो वास्को डी गामा थे, उन्होंने सबसे पहले यूरोप से यानी पुर्तगाल से जो है भारत तक का सामुद्रिक मार्ग का खोज किया। ठीक है, अब जब आप देखिएगा, जब ये पहुंचे वहां पे कालीकट, जब पहुंचे वो, जब कप्पक डाबू बंदरगाह पे उतरे वो, तो अभी देखिए यहां पे किसका डोमिनेशन था, कौन यहां पे किसका एकाधिकार था व्यापार पे? तो ये व्यापार पे जो एकाधिकार था वो था आपके अरब देशों का, अरब के लोगों का। तो जिस तट पे ये पहुंचे वहां पहले से अरब के लोग मौजूद थे। तो अरब के लोग नेचुरली है ना, कोई नया व्यापार में घुस रहा है, ठीक है, यूरोप से आकर, और ईसाई देश है, अरब मुस्लिम था, तो ऑब्वियसली वो उसका विरोध करेंगे। तो जो अरब के व्यापारी थे वो इसका, पुर्तगाल वास्को डी गामा का विरोध करना शुरू कर दिया। लेकिन वहीं पे जो राजा था वो एक हिंदू राजा था, आज इसका सरनेम जो है जमोरीन था। ठीक है, जमोरीन। कौन सा शासक था कालीकट का? हिंदू शासक जमोरीन। जमोरीन ने देखा, अरे भाई अरब से तो हो ही रहा है व्यापार, व्यापार में जितना कंपटीशन बढ़ेगा उतना हमारे लोगों को फायदा होगा। तो जमोरीन जो थे उन्होंने खुले हृदय से वास्को डी गामा का स्वागत किया, बहुत ज्यादा स्वागत किया कि अरे भाई आओ व्यापार करो हमारे साथ में, और यूरोप का रास्ता भी तो खुल रहा था यहां से। तो हिंदू शासक जमोरीन जो थे ना, उन्होंने वास्को डी गामा का स्वागत किया कालीकट में, और उसके बाद उन्होंने अनुमति दिया कि ठीक है, आप मसाले का व्यापार जो है या दूसरे कोई भी चीज का व्यापार आप यहां से कर सकते हैं। और उन्होंने काली मिर्च और दूसरे मसाला ले जाने का इजाजत भी दे दिया। किसको दे दिया? वास्को डी गामा को दे दिया। ठीक है, तो आप देखिएगा जैसे ही वास्को डी गामा ने खोज किया तो दो तीन चीज हो गया। मसाला, रेशम और अन्य भारतीय वस्त्रों का यूरोप में सीधा निर्यात संभव हो गया, एक सीधा रास्ता खुल गया, जो कि जाया करता था फारस की खाड़ी होते हुए, और उसके बाद फिर स्थल मार्ग से जाता था इराक, तुर्की होते हुए, और फिर वहां से समुद्र मार्ग से वेनिस और जिनेवा तक पहुंचता था, या लाल सागर से मिस्र सिकंदरिया होते हुए फिर समुद्र के रास्ते जो है पहुंचता था वेनिस और जिनेवा में। तो ये आखिर जो है पहले समुद्र, फिर थल, फिर समुद्र, फिर पहुंचा वो। अब यहां क्या था? एक ही रूट था, समुद्रिक मार्ग, लादो और पहुंच जा, है ना। तो वास्को डी गामा जब भारत के लिए सामुद्रिक रास्ते का खोज किया, तब ये सब जो है इसका मसालों, रेशम और अन्य भारतीय वस्त्रों का सीधा यूरोप से निर्यात होने लगा। अब जब देखा कि भारत जो है बड़ा खुशहाल, बड़ा समृद्ध देश है, और साथ में दक्षिण पूर्वी एशिया भी समृद्ध है, तो इन लोगों ने अपना कॉलोनी, उपनिवेश, यहाँ पे जो भी यूरोपियन कंट्रीज आए तो अपना उपनिवेश स्थापित किए, उसका साम्राज्य बनाए। तो वास्को डी गामा के इस खोज की वजह से ये सब संभव हो पाया।
अब जब आप देखिएगा वास्को डी गामा जब कालीकट से मसाला लेकर वापस पुर्तगाल पहुंचा, और जब पुर्तगाल में जो है आप देखिएगा यूरोप में जब इसे बेचा गया, तो जितना पैसा खर्च हुआ था वास्को डी गामा का इस यात्रा में, जो भी व्यय हुआ था उसको हटाकर, यानी जो व्यय हुआ उसको हटा दीजिए, उसके बाद 60 गुना, कितना गुना? 60 गुना, 60 टाइम्स, 60 टाइम्स जो है, 60 गुना जो है 60 गुना जो है मुनाफा जो है कमाया। अब इतना जब मुनाफा कमाया तो इससे बहुत लोग जो है प्रभावित हुआ, दूसरे देश भी जो है प्रभावित हुए होंगे। तो वास्को डी गामा जो है इनके आने के बाद फिर ये वापस चले गए 1499 में। फिर 1500 ईस्वी में कैब्रल जो है दूसरा यूरोपियन था, दूसरा पुर्तगाली था, पुर्तगाली नाविक जो भारत आया, पेड्रो अल्वारेज कैब्रल, ये दूसरे पुर्तगाली थे। तो एग्जाम में कई बार ये याद रखिएगा, पहला वास्को डी गामा तो सब लोग जानता है, तो कई बार जो है ना आपके एग्जाम में पूछेगा दूसरा पुर्तगाली कौन था भारत आने वाला, तो याद रखना पेड्रो अल्वारेज कैब्रल, ये 1500 में आए और फिर ये भी अपना सारा व्यापार जो है यहां पे किए। और फिर 1502 में फिर से वास्को डी गामा भारत आए दूसरी बार, और इसके बाद फिर से एक बार 1524 में वास्को डी गामा वापस फिर से भारत आए, और 1524 में इनकी मृत्यु जो है कोचीन में हो गई। यानी जब आप देखिएगा वास्को डी गामा, तो भारत में ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं कि वास्को डी गामा भारत कितने बार आया, तो याद रखना है 3 बार आया। कब कब आया? 1498 में, 1502 में और 1524 में, ये याद रखना है। तो वास्को डी गामा का ये खोज बड़ा महत्वपूर्ण हो गया, और ये जो है पुर्तगाली साम्राज्य का, पुर्तगाली उपनिवेश का भारत में स्थापित करने का रास्ता इन्होंने खोल दिया। उसी समय देखिएगा दूसरे देशों का भी जो है दूसरे देशों का भी उसी समय खोज हुआ। देश तो पहले से थे लेकिन उनका खोज हुआ, ठीक है। तो इस खोज के क्रम में जब आप देखिएगा तो क्रिस्टोफर कोलंबस, इन्होंने अमेरिका का खोज किया था, ठीक है। और जब आप देखिएगा ये भारत के खोज के लिए निकले थे। क्रिस्टोफर कोलंबस जो है ये एक इटली का रहने वाला था, लेकिन जो ये वॉयस था, जो ये यात्रा था, इसका व्यय जो है स्पेन ने बेयर किया था, स्पेन ने उठाया था, इसलिए बहुत बार लोग इसको स्पेनिश समझ लेते हैं, लेकिन ये सही में इटली का था, इतालवी था, लेकिन स्पेन जो है वो इसको भेजा था, ठीक है। तो निकला तो भारत के लिए था, लेकिन वो दिशा जो है भटक गया, वो रास्ता भटक गया और पहुंच गया अमेरिका, ठीक है। अमेरिका में पहुंचकर उसने अमेरिका के लोगों को रेड इंडियन के नाम से बुलाया, रेड इंडियन के नाम से बुलाया। तो 1492 ईस्वी में जो है क्रिस्टोफर कोलंबस ने जो है अमेरिका को खोज निकाला, यानी एक फिर से जो है एक नया देश। लेकिन उस समय इसका नाम अमेरिका नहीं था। जिस समय क्रिस्टोफर कोलंबस ने एक देश का, एक जगह का खोज किया, उस समय इसका नाम अमेरिका नहीं था। फिर से जो है एक दूसरे जो है अमेरिगो वेस्पूची, ठीक है, अमेरिको वेस्पूची, ठीक है, अमेरिगो वेस्पूची। तो ये अज्ञात महाद्वीप था, ठीक है, जिसका खोज किसने किया था?
कोलंबस ने। तो ये भी इटली का ही रहने वाला था, अमेरिगो वेस्पुची। और ये जो है, जो कोलंबस के द्वारा जो महाद्वीप का खोज किया गया था, उसका नाम जो है इसी के नाम पे अमेरिका पड़ा। अमेरिगो वेस्पुची के नाम पे जो है ना, अमेरिका जो है इसी के नाम पे इस महाद्वीप का नाम पड़ा। उसी तरह से जब आप देखिएगा, इस समय ब्रिटेन के कुक थे, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का खोज किया, ब्रिटेन के थे वो, ठीक है, कैप्टन कुक। उसके बाद जब देखिएगा हॉलैंड के तस्मान थे, हॉलैंड यानी ब्रिटेन के कौन थे, कैप्टन कुक। कैप्टन कुक इन्होंने खोज किया था ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का खोज किया था। उसके बाद जो है ये थे इंग्लैंड के थे। इसके बाद जो है हॉलैंड यानी नीदरलैंड, ठीक है, हॉलैंड के जो है थे तस्मान। इन्होंने तस्मानिया और न्यूजीलैंड का खोज किया। तस्मानिया नाम से ही पता लग रहा है, तस्मान ने खोजा इसलिए इसका नाम तस्मानिया पड़ा। और साथ में न्यूजीलैंड, इसका खोज जो है कौन किए थे, तस्मानिया और न्यूजीलैंड का खोज तस्मान ने किया था। ऑस्ट्रेलिया का खोज कैप्टन कुक ने किया था। यह सब एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। उसके बाद जब आप देखिएगा फर्डिनेंड मैगलन, ठीक है, फर्डिनेंड मैगलन, ये एक स्पेनिश थे, ठीक है, स्पेन के रहने वाले थे। और इन्होंने जो है ना पूरे पृथ्वी का परिक्रमा कर लिया। और इसने ही बताया कि पृथ्वी जो है वो इसी के घूमने की वजह से पृथ्वी गोल है का जो है पता लगा, सभी महासागर जुड़े हुए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, फर्डिनेंड मैगलन, ठीक है। तो इस तरह से आप देखिएगा उस समय बहुत सारा भौगोलिक खोजों का युग था। मार्को पोलो, ये तो 1271 और 1295 ईस्वी में मार्को पोलो, याद रखिएगा, ये एशिया आया था। मार्को पोलो कब आया था, बहुत पहले 1271 1295 में। ये चीन भी गया था। और उसके बाद जो है ना मार्को पोलो ने बड़ा विवरणी लिखा और उसी के आधार पे भी बहुत सारी बातें जो है यूरोपियन को पता हुआ कि एशिया किस तरह का है, कैसा है, ठीक है, जिससे पूर्वी एशिया के बारे में यूरोपियों की जानकारी बढ़ी, ठीक है। अब देख लीजिए, ठीक है, तो ये तो भाई जो ये खोज किया था, जो यहां पे आया था, तो मील का पत्थर साबित हुआ, मील का पत्थर, ठीक है, मील का पत्थर माना जाने लगा ये खोज जो है। उसके बाद नेक्स्ट 1500 में पेड्रो अल्वारेज कैब्रल, ठीक है, कैब्रल जो है वो आया, ठीक है, कैब्रल जो है पेड्रो अल्वारेज कैब्रल जो है वो दूसरा यात्रा किया, ठीक है। और पेड्रो अल्वारेज कैब्रल ने क्या किया था ना, एक अरबियन जहाज को पकड़कर, बेड़ा को पकड़कर जमोरिन को गिफ्ट किया था। जमोरिन कौन थे, कालीकट के राजा, ठीक है, यानी जो भी कालीकट के राजा हिंदू शासक जो थे उनका सरनेम जो है ना वो जमोरिन था, ठीक है। तो जमोरिन को गिफ्ट किया था किसने, पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। ये उस समय अरब का भी बहुत सारा बेड़ा चलता था, बहुत सारा जहाज चलता था, वो भी भारत के भी बहुत सारे व्यापारी वो अपना जहाज लेकर व्यापार किया करते थे। तो व्यापार तो उस समय होता ही था। और उस समय जो है हिंद महासागर में जो व्यापार होता था, ठीक है, अरब सागर में जो व्यापार होता था वो सब फ्री था, कोई टैक्स वैक्स नहीं लगता था,
सबसे पहले टैक्स जो कर है वो पुर्तगाल ही आकर लगाया। अभी हम लोग देखेंगे उस चीज को। तो पेड्रो अल्वारेज कैब्रल के नेतृत्व में दूसरी पुर्तगाली यात्रा, जिसमें उन्होंने कालीकट के शासक के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए। अब जब पुर्तगाली आना शुरू कर दिए, वास्को डी गामा आए, उसके बाद अल्वारेज कैब्रल आया और देख रहा है कि बड़ा मुनाफा हो रहा है। फिर से 1502 में हम बताएं आपको वास्को डी गामा आए। तो अब जो हुआ कि भाई अब तो व्यापार तो रेगुलर करना है, हमेशा करना है, ठीक है, तो इसके लिए फैक्ट्री बनाया जाए। फैक्ट्री क्या होता था? फैक्ट्री कोई कारखाना जहां सामान बनता है वो नहीं होता था। फैक्ट्री उस जगह को कहते थे जहां फैक्टर्स बैठकर काम कर पाए। यानी फैक्टर किसको कहते थे? जो अधिकारी थे, जो कर्मी थे, उनको फैक्टर कहते थे। यानी फैक्टर जहां बैठ के काम करे, ऑफिशियल काम करे, उसी को फैक्ट्री कहते थे। तो फैक्ट्री जो है एस्टैब्लिश किया। तो 1503 में पुर्तगाल जो है सबसे पहला अपना फैक्ट्री 1503 में कहां पे बनाया? व्यापारिक कारखाना फैक्ट्री तो सबसे पहले कोचीन में 1503 में बनाया। कोचीन के बाद 1505 में दूसरा कन्नूरू में बनाया। ठीक है, कहां? पहला जो है 1503 में कोचीन में पहला कारखाना बनाया, फैक्ट्री बनाया पुर्तगाल वालों ने, और दूसरा 1505 में जो है ये बनाया कन्नूरू में, कन्नूर, ठीक है, कन्नूर में बनाया। तो फैक्ट्री भी बन गया। अब तो भाई जो वहां के राजा थे, कहां के? पुर्तगाल के जो राजा थे बड़ा खुश हुए। वो देख रहे थे व्यापार में बड़ा नफा हो रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या थी ना, जो पूरे यूरोप का जो एक तरह से मसाला का सप्लाई वगैरह जो था वो पुर्तगाल ही कर रहा था। तो बड़ा खुश होकर जो है ना उस समय वहां के राजा ने, पुर्तगाल के राजा ने एक उपाधि ग्रहण किया और कहा कि जो है वो वाणिज्य के स्वामी हैं, वाणिज्य के स्वामी। यानी उस समय यूरोप में इनका, पुर्तगाल का चलने लगा, व्यापार में धाक हो गया। तो वहां के राजा ने एक उपाधि ग्रहण किया और उस उपाधि का नाम था, क्या था? वाणिज्य के मालिक। इस तरह से उन्होंने ग्रहण किया। अब हुआ कि भाई भारत में एक तरह से पुर्तगालीज आना शुरू कर दिए, व्यापार करना शुरू कर दिए। तो इसको और बढ़ाना था, इसको और मजबूती प्रदान करना था। पुर्तगालीज जो है, पुर्तगाल व्यापार जो था उसको और मजबूती प्रदान करना था, उसको बढ़ाना था, यहां पे अपने आप को स्थापित करना था। तो उसके लिए अभी तक क्या था? लोग आ रहे थे, मतलब सामान लेकर जा रहे थे, व्यापार कर रहे थे, कोई एस्टैब्लिशमेंट नहीं था पुर्तगाल का। तो अब जो है वहां के राजा ने क्या सोचा कि चलो अब जो है वहां पे हम लोग वायसराय बनाकर भेजते हैं। और वो वायसराय काम क्या करेगा? वो सुदृढ़ बनाएगा। जो पुर्तगाल जो है उसको सुदृढ़, उसके व्यापार को आगे बढ़ाएगा, मजबूती प्रदान करेगा, सुदृढ़ करेगा। तो इस विचार के साथ में सबसे पहले आपको पता है 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, कौन? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, उसको सबसे पहले भारत जो है भेजा गया 1505 में कि जाओ अपना उपनिवेश अब जो है तैयार करो, बनाओ पुर्तगाल का, है ना। तो जब फ्रांसिस्को डी अल्मीडा यहां पे भारत आए, ठीक है, तो उन्होंने, देखिए एक बात तो आप समझ लीजिए, जिस समय पुर्तगाल भारत में आया था उस समय यहां पे मुगल साम्राज्य का नामो निशान नहीं था। यानी उस समय 1526 में बाबर पहुंचा है, ठीक है, यानी मुगल, और ये 1498 में आया है, अपने आप को एस्टैब्लिश कर लिया है। तब तक जो है मुगल भारत में नहीं था। ये क्वेश्चंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम्स में आ सकता है। तो मुगल जो है उस समय भारत में नहीं थे, लेकिन फिर भी जो है थल में, यानी जो लैंड था उस पे लड़ना इनके लिए बड़ा कठिन था पुर्तगाल के लिए, क्योंकि बहुत सारे यहां पे जो है
दिल्ली में का भी सल्तनत भी था। तो इसलिए जो है इन लोगों ने कहां पे ध्यान देना शुरू किया? समुद्री तट पे, जहां पे पुर्तगाली क्या था, नौसेना इनका बड़ा मजबूत था। ठीक है, यानी सामुद्रिक लड़ाई में और नौसेना में और नेवी में आप कह लीजिए ये लोग बड़ा स्ट्रांग थे। ठीक है, तो इसका इन्होंने फायदा उठाया और सिर्फ समुद्री तट पे जो है इन्होंने अपना उपनिवेश बनाना शुरू किया। तो जब 1505 में ये आपके फ्रांसिस्को डी अल्मीडा यहां पे आए, वायसराय गवर्नर के रूप में, गवर्नर बन के जब आए, तो इन्होंने सबसे पहले अपनी स्थिति समुद्र में पहले सोचा कि पहले मैं मजबूत कर लूं। ठीक है, मजबूत करने के लिए सबसे पहले इन्होंने सोचा, तो इसके लिए इन्होंने एक पॉलिसी स्टार्ट किया जिसको हम लोग कहते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। क्या कहते हैं? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के द्वारा क्या स्टार्ट किया गया था? ब्लू वाटर पॉलिसी। ये आ सकता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी, इसी को हम लोग कहते हैं शांत जल की नीति। शांत जल की नीति, और इसी को नीला जल की भी नीति कहते हैं, नीला जल की भी नीति कहते हैं। ठीक है, यानी ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति और नीला जल की नीति। इस नीति के द्वारा जो है, जो अल्मीडा थे वो अपने आप को सुदृढ़ बना रहे थे समुद्र में, हिंद महासागर में। अब आपको पता है कि अरब इनका बोलबाला था यहां पे, जो मुस्लिम लोग थे उनका बोलबाला था व्यापार पे, एशियन व्यापार पे। अब कोई यूरोपियन आकर, ईसाई आकर उस पे हमला कर रहा है, उसको उसका जगह लेने की कोशिश कर रहा है, तो ये लोग भी तो चुप बैठेंगे नहीं। तो एक संयुक्त बेड़ा जो है गुजरात, मिस्र, ठीक है, तुर्की, इनका जो है ना एक संयुक्त बेड़ा, ठीक है, यानी अरब जो थे, अरब इनका एक संयुक्त बेड़ा जो है 1508 में ये सब मिल के जो है आक्रमण कर दिया। किसके ऊपर में? अल्मीडा के ऊपर में, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के ऊपर में। और कहां पे हुआ? चोल, जगह का नाम था चोल, इसलिए इसको चोल का युद्ध भी कहते हैं, चोल का युद्ध, चोल। तो इस हमले से जो है अल्मीडा जो है बड़ा परेशान हो गया, युद्ध ये हार गया फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, और युद्ध ही नहीं आ रहा, इसका बेटा भी इस समय इस युद्ध में मारा गया। लेकिन ये जो यूरोपियन थे बड़ा बहादुर थे, निडर थे, डरते नहीं थे। अब हार गए तो भाई इसका तो बदला लेना जरूरी था। तो तुरंत फिर 1509 में, ठीक है, अल्मीडा का जो गवर्नर का काल रहा है वो 1505 से लेकर 1509 तक भारत में रहा है, यानी गवर्नर के रूप में अल्मीडा जो 1505 से 1509 तक काम किया। तो अल्मीडा जो है फिर से इस संयुक्त बेड़ा पे जो मुस्लिमों का था, गुजरात, मिस्र, तुर्की, ये अरब, ये लोग जो मिलके जो बनाकर बेड़ा जो लाए थे, उस पे अल्मीडा ने अटैक किया, और इस समय दीव पे किए, जो जगह का नाम था दीव, वहां पे अटैक किया। तो इसलिए इसको दीव का युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, दीव का युद्ध भी कहते हैं। तो यहां पे जो है आप देखिएगा, अल्मीडा जो है, जो पुर्तगाल है, इस संयुक्त बेड़ा को हरा देता है, और जैसे ही हराता है तो बस वहां से जो हिंद महासागर है उस पे पकड़ बन जाती है कि इसका, पुर्तगाल का। पुर्तगाली जो है यहां पे बड़ा स्ट्रांग हो जाते हैं। ठीक है, अल्मीडा ने। और अब जो है 1509 में
ये जाते हैं अल्मीड़ा, और उसके जगह पे अल्बुकर्क, आप देखिएगा दूसरा जो है अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो आम नाम याद रखिएगा, अल्फांसो एक आम होता है, मुंबई वगैरह में बड़ा मिलता है, अल्फांसो बड़ा टेस्टी होता है, तो याद रखिएगा उसके नाम से, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। ये 1509 में आए, और आते के साथ में जो है बहुत सारा अच्छे अच्छे काम किए। अच्छा, अल्बुकर्क को जो है ना पुर्तगाल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भारत में माना जाता है, ये याद रखिएगा, ये आपके क्वेश्चन में, आपके एग्जाम्स में आ सकता है। एक तो ये दूसरा गवर्नर था, मान लिया पहला अल्मीड़ा नहीं पूछेगा तो दूसरा पूछ सकता है, एग्जाम्स में आया हुआ है कि दूसरा गवर्नर कौन था, तो कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अब ये जो अल्बुकर्क है इसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है? तो पुर्तगाल साम्राज्य के स्थापना का। ठीक है, तो इसने क्या किया, सबसे पहले गोवा 1510 में जो है, जो बीजापुर का सुल्तान था, ठीक है, बीजापुर के सुल्तान थे, और बीजापुर के सुल्तान से जो है इन्होंने सबसे पहले शासक यूसुफ आदिल शाह, आप देखिएगा यूसुफ आदिल शाह, बीजापुर का सुल्तान था, ठीक है, राजा था। तो यूसुफ आदिल शाह से जो है इसने सबसे पहले लड़ाई किया, और लड़के जो है ना गोवा को जीत लिया। सबसे पहला काम इसने ये किया, गोवा को इसने जीत लिया, ठीक है। और इस तरह से जो है आप देखिएगा इसने और भी बहुत सारे काम किए। पहला तो इसको वास्तविक संस्थापक माना ही जाता है, दूसरा जो है यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया, और इसने अल्बुकर्क ने कोचीन को, याद रखिएगा, कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया। यानी पुर्तगाल साम्राज्य का पहला मुख्यालय कौन सा था? तो वो था कोचीन। लेकिन इसके बाद जो अल्फोंसो डी अल्बुकर्क के बाद आप देखिएगा और भी गवर्नर आते गए, लेकिन उसके बाद जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक जो होता है वो है नीनो डी कुन्हा। तो नीनो डी कुन्हा ने, आप देखिएगा 1530 में जो है ना गोवा को, ठीक है, गोवा को पुर्तगाली प्रशासन का मुख्यालय बना दिया, यानी कोचीन से ट्रांसफर करके वो कहां ले गया? गोवा। और उसके बाद से गोवा अंत तक, मतलब भारत से 1961 में जाने तक आप जब देखिएगा गोवा ही जो है पुर्तगाली प्रशासन का, पुर्तगाली साम्राज्य का राजधानी रहा, गोवा ही रहा, ठीक है। तो आप जब देखिएगा अल्बुकर्क, दूसरी बात है अल्बुकर्क जो है वो चाहता था कि भारत में जो है ना अस्थाई पुर्तगाली नागरिक जो है आकर रहना शुरू कर दे। वो चाहते थे जो गांव है, जो पुर्तगाली गांव जो है यहां पे एस्टैब्लिश हो और वहां पुर्तगाल के लोग रहें। तो इसने जो है अल्बुकर्क ने एक दूसरा सबसे बहुत बड़ा काम किया, आप बड़ा कह लीजिए चाहे जो कह लीजिए, यानी एक और काम इसने किया अल्बुकर्क ने। उसने बोला पुर्तगालियों को कि तुम भारतीय स्त्रियों के साथ शादी करके यहीं पे बस जाओ, यहीं पे रह जाओ, भारत में ही रह जाओ, ठीक है। तो उन्होंने भारतीय स्त्रियों के साथ पुर्तगाली लोगों की शादी को प्रमोट किया। उस समय सती प्रथा, जो कि बहुत बाद में बंद हुआ, सती प्रथा थी। तो अल्बुकर्क ने गोवा में सती प्रथा को प्रतिबंधित किया। यानी सबसे, देखिए बाद में तो अंग्रेज के टाइम में प्रतिबंधित हुआ ही सती प्रथा, लेकिन उसके पहले आप देखिएगा पुर्तगालियों ने भी सती प्रथा को, अल्बुकर्क जो था उसने भी सती प्रथा को बंद किया था, ठीक है, यह भी याद रखना है। उसके बाद जब आप देखिएगा अल्बुकर्क को, तो इसने जो है आप देखिएगा 1511 में, ठीक है, अल्बुकर्क ने मलक्का, जो कि दक्षिण पूर्वी
एशिया जो था उसका मेन मंडी हुआ करता था मलक्का। तो 1511 में इसने क्या किया, अल्बुकर्क ने मलक्का पे विजय प्राप्त कर लिया, यानी मलक्का को भी हासिल कर लिया। ठीक है, तो देखिए एक तरफ तो यहां भारत में जो है, भारत में बैठा ही हुआ था, यहां तो बैठा ही हुआ था, ठीक है, बना ही रहा था अपना कॉलोनी। उसके बाद आप देखिएगा जो दक्षिण ये एशिया है, यहां पे भी जो है ना मलक्का में आके बैठ गया। और इधर जो अफ्रीका है, भारत अफ्रीका जो देखिएगा तो इधर मोजाम्बिक में बैठा हुआ है। उसके बाद जो है फारस की फारस की खाड़ी जो था, गल्फ ऑफ पेरिस, गल्फ ऑफ ईरान जो था, जो फारस की खाड़ी था, वहां पे यहाँ पे हरमुज था। ठीक है, उस पे भी 1515 में जो है इसने विजय प्राप्त कर लिया और अपने कब्जे में ले लिया। तो आप देखिएगा इधर भी बैठा हुआ, इधर भी बैठा हुआ, यानी पूरा का पूरा जो है ये जो हिंद महासागर है उस पे नियंत्रण किसका हो गया, पुर्तगाल का हो गया। तो अल्बुकर्क ने पूरे समुद्र पे अपना जो है एकदम शक्ति को एस्टैब्लिश किया, महाशक्ति के रूप में उभरा। और आप कह सकते हैं कि जो हिंद महासागर को जो है पुर्तगाल सागर के नाम से जाने लगा। यह ऐसा समय था जब हिंद महासागर को हम लोग पुर्तगाल सागर के नाम से भी जानने लगे, क्योंकि हर एक जगह अपना चौकी बना लिया ये अल्बुकर्क। ठीक है, अपने आप को बड़ा स्ट्रांग पोजीशन पे किया। और उसके बाद जो है वो, इसलिए इसको वास्तविक संस्थापक जो है ना हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो मलक्का द्वीप पे भी हो गया, 15 हारमुज पे भी हो गया, मलक्का द्वीप और हारमुज जो कि कंट्रोल करता था फारस की खाड़ी से, जो होता था ना, फारस की खाड़ी से जो होता था व्यापार, उसको ये हारमुज ही कंट्रोल करता था। तो यहां पे भी बैठ गया वो आकर। ठीक है, उसके बाद जब आप देखिएगा विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय ने पुर्तगालियों को भटकल में दुर्ग बनाने का इजाजत ले लिया। तो इस तरह से आप देखिएगा अल्बुकर्क जो है बहुत सारा काम किया और एक बड़ा ही सफल गवर्नर था। लेकिन बेचारा 1515 में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अल्बुकर्क की मृत्यु जो है 1515 में हो गई। उसके बाद जब आप देखिएगा बहुत सारे और भी गवर्नर बनते रहे, लेकिन उसके बाद जो इंपॉर्टेंट गवर्नर था तो अल्बुकर्क की मृत्यु के बाद आप क्या देखिएगा, उसके बाद भी कुछ गवर्नर आए लेकिन उतना महत्वपूर्ण नहीं थे। अल्बुकर्क के बाद जो महत्वपूर्ण गवर्नर था उसका नाम था नीनो दा कुन्हा। ठीक है, नीनो डी कुन्हा। और नीनो डी कुन्हा ने सबसे पहला जो काम किया वो 1530 में, ये देखिए 1529 में बन के आया गवर्नर। 1530 में जो है इसने राजधानी जो तो पुर्तगाल का राजधानी वो कोचीन से गोवा ट्रांसफर कर लिया, पहला। दूसरा काम इसने क्या किया, दमन और दीव इसको भी जीत लिया। ठीक है, यानी कि पुर्तगाली साम्राज्य को और सुदृढ़ किया और बड़ा किया। उसके बाद जब आप देखिएगा उस समय बहादुर शाह जो थे गुजरात के राजा थे, उनके साथ इनकी अनबनी हो गई। फिर जहाज पे जो है बुलाया गया उनको, और कहा जाता है कि वही पानी में जो बहादुर शाह थे उस समय लड़ाई हो गया, और लड़ाई होने की वजह से फिर जो है उनको मार के फेंक दिया गया, या फिर खुद जो है वो समुद्र में कूद गए और कूदने से उनकी, गुजरात के राजा जो बहादुर शाह थे उनकी मृत्यु हो गई। तो नीनो डी कुन्हा जब आप देखिएगा इस तरह से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट उसका होता है कि इसने गोवा अपना राजधानी बनाया था। उसके बाद दमन और दीव पे जो है अपना कब्जा किया था। ठीक है, उसके बाद देखिएगा और भी बहुत सारे लोग आते रहे, जैसे जॉर्ज कैब्रल, ये भी आया बन के गवर्नर, और ये ईसाई धर्म का जो है ना वो बहुत समर्थन किया और ईसाई धर्म को फैलाने में जो है बहुत जो है। अच्छा, दूसरी बात देखिए, वास्को डी गामा का पोता, वास्को डी गामा का पोता भारत गवर्नर बन के आया था पुर्तगाल का, और उसका नाम क्या था, फ्रांसिस्को दा गेमा, फ्रांसिस्को डी गामा। वास्को डी गामा का पोता फ्रांसिस्को दी गामा जो है वो बन के आया। ठीक है,
पुर्तगाली, और उसने क्या किया, जिन्होंने पुर्तगाली नौसेना का नेतृत्व किया, पुर्तगाली उपनिवेशों को मजबूत करने का प्रयास भी किया। और जब आप देखेंगे अंतिम गवर्नर जो है फ्रांसिस, अंतिम गवर्नर यानी 1961 में भारतीय सेना जो था वो गोवा को, दमन-दीव को, ये सब को अपने में मिला लिया, ठीक है। तो उस समय जो अंतिम गवर्नर थे वो थे फ्रांसिस्को द सिल्वा ई मनेसेस। ये अंतिम गवर्नर थे कहां के, पुर्तगाल के गोवा में, भारत में, ठीक है। तो इसके साथ हम लोगों ने अभी तक देखा है अलग अलग जो वायसराय या गवर्नर जो बन के आए, उन्होंने किस तरह से पुर्तगाली साम्राज्य को मजबूत सुदृढ़ करने का काम किया, उन्होंने क्या क्या काम किया। हर एक चीज को आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, ठीक है, सुनिएगा। अब पुर्तगाल का भारत में आने से क्या उसका भारत पे इफेक्ट पड़ा, उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं, लेकिन अभी तक जो भी हमने बताया उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा और कमेंट करके ये बताइएगा क्या मेरा बताने का तरीका सही है, क्या हर एक पॉइंट को मैं आपके लिए आसान बना रहा हूं, सारे पॉइंट्स लेकर आ रहा हूं। मैं आपसे एकदम पक्का वादा करता हूं कि इस तरह से यदि आप पढ़ेंगे आपका एक क्वेश्चन भी बाहर से नहीं आएगा। जो भी हम बता रहे हैं वहां से आपके एग्जाम, चाहे वो आप यूपीएससी ले लीजिए या बीपीएससी ले लीजिए, एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ले लीजिए, किसी भी एग्जाम में हम आपको बता रहे हैं